हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में एनसीईआरटी पर आधारित क्लास 8 का ज्योग्राफी बुक से अध्याय 3 खनिज और शक्ति संसाधन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो आने वाले किसी भी एग्जाम में आपको हेल्प करेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इससे पहले ऑलरेडी हमने क्लास 6 क्लास 7 का पूरा ज्योग्राफी कवर करा रखा है और क्लास 8 का अध्याय 1 और अध्याय 2 ये भी हमने कवर करा रखा है। इन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर प्ले लिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर इन सभी का पीडीएफ फाइल चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ फाइल डाउनलोड करने को मिल जाएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं आज का सेशन। आज का सेशन में सबसे पहले हम लोग देखेंगे वन लाइनर के रूप में महत्वपूर्ण तथ्यों को, उसके बाद हम लोग कंटिन्यू वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, हम लोग बात करें खनिज के बारे में। खनिज क्या है तो ध्यान दीजिएगा, खनिज प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला पदार्थ जिसकी एक निश्चित रासायनिक संरचना होती है उसे खनिज कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है। खनिज क्या है तो प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला एक पदार्थ है जिसकी एक निश्चित रासायनिक संरचना होती है। ठीक है, इनके भौतिक गुण जैसे कि रंग, घनत्व, कठोरता और रासायनिक गुण जैसे घुलनशीलता के आधार पर इसे पहचाना जा सकता है। ठीक है, इसके आगे देखेंगे कि खनिज को दो वर्गों में बांटा गया है, धात्विक और अधात्विक, जिसे गैर धात्विक खनिज भी कह सकते हैं आप। ठीक है, तो ध्यान रखना है यहाँ पे धात्विक क्या है तो धात्विक खनिजों में धातु कच्चे रूप में होती हैं। धातु में कठोर पदार्थ होते हैं जो ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है, धात्विक खनिजों में धातु कच्चे रूप में होती हैं। धातु में कठोर पदार्थ होते हैं जो ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं, इनमें चमक भी होती हैं। ठीक है, उदाहरण के बारे में बात करें तो लौह अयस्क, बॉक्साइट, मैग्नीज अयस्क। ठीक है, अब बात करें यहाँ पे धात्विक जो खनिज है ना, इसे दो वर्गों में फिर बांट सकते हैं, एक लौह और एक अलौह के रूप में। लौह क्या है तो लौह खनिजों में सिर्फ लोहा देखने को मिलेगा, जैसे कि लौह अयस्क, मैग्नीशियम और क्रोमाइट। ध्यान से सुनते जाइएगा, लौह में देखेंगे कि लौह खनिज में सिर्फ लोहा होगा, जैसे कि लौह अयस्क और मैग्नीज और क्रोमाइट। ठीक है, इस बात है अलौह। अलौह में खनिज यहाँ पे देखेंगे, अलौह खनिज में लोहा नहीं होगा। इसमें कुछ अन्य धातु जैसे कि सोना, चांदी, तांबा, सीसा आदि हो सकता है इसमें। ठीक है, अलौह में। ठीक है, बस आपको बस यही याद रखना है कि लौह में लोहा होगा, अलौह में नहीं होगा। ठीक है, तो लौह में कौन कौन सा आता है, लौह अयस्क, मैग्नीज और क्रोमाइट। ठीक है, जबकि अलोह में कौन आएगा तो यहाँ पे देखेंगे जैसे कि सोना, चांदी, तांबा, सीसा, ये सब क्या है अलोह में आ जाएगा। और ये सभी धातु ही कहेंगे, धात्विक खनिज ही कहेंगे। ठीक है, अब आते हैं गैर धात्विक खनिज पर या फिर अधात्विक खनिज पर। तो ध्यान दीजिएगा, गैर धात्विक खनिजों में धातु नहीं होती हैं। उदाहरण चूना पत्थर, अभ्रक, जिप्सम और कोयला और पेट्रोलियम जैसे खनिज ईंधन। ठीक है, ये सभी क्या है अधात्विक खनिज है या फिर गैर धात्विक खनिज है। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक। चलिए आगे देखते हैं। खनिजों को खनन, प्रवेधन, अखनन, विवृत खनन या कुपकी खनन के द्वारा निकाला जा सकता है। अर्थात कह सकते हैं कि गहराई के आधार पर, कितने गहराई में है खनिज, कितने गहराई में है, उसके आधार पर इन सभी का इस्तेमाल किया जाता है। प्रवेधन, खनन, विवृत खनन, कुपकी खनन। ठीक है, तो हम लोग आगे देखेंगे सब क्या है। ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी के सतह के नीचे दबी चट्टानों से खनिजों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को खनन कहते हैं। ठीक है, खनिज जो कम गहराई में स्थित है वे पृष्ठीय स्तर को क्या कर रहे हैं हटा कर निकाले जाते हैं, उसे विवृत खनन कहते हैं। ठीक है, आगे है सतह के निकट स्थित खनिजों को जिस प्रक्रिया के द्वारा आसानी से खोद कर निकाला जाता है उसे आखनन कहते हैं। सिंपल सा याद रखना है कि सतह के निकट स्थित खनिजों को जिस प्रक्रिया के द्वारा आसानी से खोद कर निकाल लेते हैं उसे आखनन कहते हैं। ठीक है, खनिजों के वितरण कैसे कैसे वो देखेंगे तो खनिजों का विभिन्न प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं, जैसे कि आग्नेय चट्टान, कायंद्रित चट्टान और अवसादी चट्टान। ठीक है, खनिज विभिन्न प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं, जैसे कि आग्नेय चट्टान, कायंद्रित चट्टान, अवसादी चट्टान। ठीक है, सामान्यतः धात्विक खनिज आग्नेय और कायंद्रित चट्टान संरचनाओं में पाए जाते हैं जो बड़े पठारों का निर्माण करते हैं। ठीक है, क्या याद रखना है कि जो धात्विक खनिज होते हैं वो आग्नेय या फिर कायंद्रित चट्टान संरचनाओं में पाए जाते हैं जो कि बड़े पठारों का निर्माण करते हैं। ठीक है, रूपांतरित शैल के उदाहरण है उत्तरी स्वीडन में लौह अयस्क, कनाडा में ओंटारियो में तांबा और निकल का भंडार। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में लोहा, निकल, क्रोमाइट और प्लेटिनम। ठीक है, इस बार ध्यान दीजिएगा, अवसादी चट्टान के उदाहरण है फ्रांस के काकेसस क्षेत्र के चूना पत्थर के भंडार, जॉर्जिया और यूक्रेन के मैग्नीज के भंडार और अल्जीरिया के फॉस्फेट का भंडार। ठीक है, वे स्रोत जो लंबे समय से ध्यान दीजिएगा, वे स्रोत जो लंबे समय से आम उपयोग में हैं उन्हें पारंपरिक स्रोत कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है कि वे स्रोत जो लंबे समय से आम उपयोग में हैं उन्हें ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत कहा जाता है।
जैसे कि जलाव लकड़ी और जीवाश्म ईंधन, ये दो मुख्य पारंपरिक स्रोत हैं जिससे हम लोग लंबे समय से इसका उपयोग करते आ रहे हैं। तो जो लंबे समय से प्रयोग करते आ रहे हैं उसे क्या कहा जाएगा? पारंपरिक स्रोत। भारत में ग्रामीणों द्वारा उपयोग की जाने वाली 50% से अधिक ऊर्जा जलावन की लकड़ी से आती हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। लाखों वर्षों तक धरती के नीचे दबे रहे पौधों और जानवरों के अवशेष गर्मी और दबाव के कारण जीवाश्म ईंधन में परिवर्तित हो गए। ठीक है, लाखों वर्षों तक धरती के नीचे दब रहे पौधों और जानवरों के अवशेष गर्मी और दबाव के कारण, प्रेशर के कारण क्या हो गया? वो जीवाश्म ईंधन में बदल गए। ठीक है, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस ये सभी क्या है? जीवाश्म ईंधन के उदाहरण है, जो पारंपरिक स्रोत, ऊर्जा के मुख्य स्रोत हैं ये सभी। ठीक है, जीवाश्म ईंधन सीमित मात्रा में है। जिस दर से विश्व की बढ़ती जनसंख्या इसका उपयोग कर रहा है, उपभोग कर रही, कंज्यूम कर रही हैं, वह उनके निर्माण की दर से कहीं अधिक है। जो हम लोग जो निर्माण की जो प्रक्रिया है उससे कहीं ज़्यादा हम लोग उसका क्या कर रहे हैं? इस्तेमाल कर रहे हैं। इसीलिए गैर परंपरागत स्रोतों का उपयोग करने की आवश्यकता है। गैर परंपरागत स्रोतों का उदाहरण है सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और ज्वारीय ऊर्जा। ठीक है, तो ये था कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। चलते हैं हम लोग अब आगे मुख्य प्रश्नों की तरफ। सवाल है यहाँ पे, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला है, खनिज एक प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला पदार्थ है जिसकी एक निश्चित रासायनिक संरचना होती है। बिल्कुल यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सही होगा। ठीक है, हम लोग पहले देख चुके हैं। खनिज एक प्रकार का क्या है? प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला पदार्थ है जिसकी एक निश्चित रासायनिक संरचना होती है। ठीक है, फिर है बी कथन में कि वे कुछ मानवीय हस्तक्षेप के साथ स्वाभाविक रूप से निर्मित होते हैं। बिल्कुल कथन गलत है, ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा, वे बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित होते हैं। ठीक है, तो ये कथन यहाँ पे गलत है। सी कथन है कि शैल जिनसे खनिजों का खनन किया जाता है उन्हें अयस्कों के रूप में जाना जाता है। ये कथन सही है। शैल खनिज जिनसे खनिजों का खनन किया जाता है ना, उन्हें अयस्कों के रूप में जाना जाता है। ये कथन सही है। सही आंसर है यहाँ पे डी ऑप्शन, एक से अधिक यहाँ पे कथन सही होगा। ठीक है, देख सकते हैं कि आप जानते हैं, से सवाल लिया गया था। शैल खनिज अवयवों के अनिश्चित संगठन वाले एक या एक से अधिक खनिजों का एक समूह होता है। शैल जिनसे खनिजों का खनन किया जाता है उसे अयस्क कहे जाते हैं। शैल जिनसे खनिजों का खनन किया जाता है अयस्क कहे जाते हैं। अद्यपि 2800 से अधिक खनिजों का पहचान की गई है, जिनमें से केवल लगभग 100 अयस्क ही खनिज समझे जाते हैं। ठीक है, देखेंगे कि 2800 से अधिक खनिजों का पहचान की गई है, जिनमें से केवल 100 है ना, लगभग 100 अयस्कों के ही खनिज समझे जाते हैं, ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा ध्यान रखना है कि प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाले पदार्थ जिनकी निश्चित रासायनिक संगठन हो वह एक खनिज है। खनिज विभिन्न प्रकार की भूवैज्ञानिक परिवेश में अलग अलग दशाओं में निर्मित होते हैं। वे बिना किसी हस्तक्षेप के प्राकृतिक प्रक्रियाओं के द्वारा ये निर्मित होते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित गुणों में से कौन सा खनिज का प्रकार निर्धारित करता है? रंग, घनत्व, कठोरता, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो ये तीनों सही यहाँ पे, रंग, घनत्व, कठोरता, ये सभी ऊपर हम लोग देख चुके थे। ठीक है, वन लाइनर को भी हम लोग देख रहे थे वहाँ पे। ठीक है, तो खनिजों की पहचान उनके भौतिक गुण जैसे कि रंग, घनत्व, कठोरता और रासायनिक गुण जैसे विलेयता के आधार पर उनकी पहचान की जाती है, निर्धारित की जाती हैं। सही आंसर होगा यहाँ पे डी ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा धात्विक खनिजों के उदाहरण है? बताना है आपको कि निम्नलिखित में से कौन सा धात्विक खनिज के उदाहरण है। मैग्नीज, सीसा, क्रोमाइट, एक से अधिक होगा, इनमें से कोई नहीं। ध्यान दीजिएगा, सही आंसर होगा डी ऑप्शन। ठीक है, उपर्युक्त में से एक से अधिक यहाँ पे सही है। ठीक है, धात्विक खनिज हम लोग देखे थे कि धात्विक खनिजों को दो वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, एक था आपका लौह खनिज और एक था अलौह खनिज। ठीक है, तो मैग्नीज और क्रोमाइट क्या था? लौह में आएगा। ठीक है, जो कि सीसा किस में आ जाएगा? अलौह में आ जाएगा। लेकिन पूछा कि आपसे धात्विक खनिज के बारे में, तो तीनों के आप क्या होगा यहाँ पे? सही हो जाएगा। तीनों देखेंगे कि धात्विक खनिज के उदाहरण हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए देखिए यहाँ पे क्या है, एक खनिज को देखेंगे तो दो वर्गों में बांटा गया है, धात्विक और अधात्विक। और धात्विक को फिर देखेंगे कि लौह और अलौह में बांटा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे थोड़ा सा डिफिनेशन नीचे लिया गया है। धात्विक खनिजों में धातु कच्चे रूप में होते हैं। धातुएं कठोर पदार्थ होते हैं जो ऊष्मा और बिजली का संचालन करते हैं, अर्थात विद्युत का संचालन करते हैं। लौह अयस्क, बॉक्साइट, मैग्नीज अयस्क इसके कुछ उदाहरण हैं। ठीक है,
धात्विक खनिज लौह या अलौह हो सकते हैं। लौह खनिज जैसे कि लोहा, मैग्नीशियम और क्रोमाइट। लोहा होता है में लोहा होता है, तो ये हो गया हमारा धात्विक खनिज। ठीक है, लौह खनिज कह सकते हैं। अलौह खनिज में लोहा नहीं होता, लेकिन इसमें कुछ अन्य धातु जैसे कि सोना, चांदी, तांबा और शीशा हो सकता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर रखनी है। ठीक है, तो धात्विक में ध्यान रखना है कि लौह और अलौह जो भी आएंगे वो सभी आएंगे। अधात्विक में देखेंगे कि जो जिसमें लोहा का गुण नहीं है या फिर लोहा नहीं है। ठीक है, उसके अलावा भी देखेंगे जैसे कि जिप्सम हो गया, अभ्रक हो गया, ये सभी क्या है, अधात्विक खनिज है। जिसमें धात्विक गुण नहीं हो, जिसमें विद्युत का चालन नहीं करता हो या उष्मा का चालन नहीं करता हो, ऐसे धातुओं को हम लोग ऐसे ऐसे पदार्थों को हम लोग क्या कहेंगे, अधात्विक खनिज कहेंगे। सिंपल सा कॉन्सेप्ट याद रख सकते हैं। ठीक है, बस थोड़ा सा कन्फ्यूजन आपको यहाँ पे हो सकता है कि धात्विक में किसको लेंगे, लोह और अलोह वाला में थोड़ा सा याद रखना है। जैसे कि यहाँ पे सवाल था, मैग्नीज है, शीशा है, क्रोमाइट है। ठीक है, तो ये सभी अगर हो सकता है कन्फ्यूजन होगा यहाँ पे कि शीशा को हम लोग धातु में कैसे रख सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ पे लौह नहीं अलोह में के रूप में वो उसको शामिल किया जाता है। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे धातु जिसे इसकी सोना, चांदी, तांबा, शीशा हो सकता है इसमें, किसमें, अलौह खनिज में। ठीक है, अल्लाह और अल्लाह किसको रूप में रख रहे हैं हम लोग, धातु खनिज के रूप में रख रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा अधात्विक पदार्थ का उदाहरण है। ठीक है, अधात्विक के बारे में पूछ रहा है आपसे, चूना पत्थर, जिप्सम, अभ्रक, एक से अधिक में से कोई नहीं। तो अब देखेंगे कि यहाँ पे कोई भी किसी में भी धातु का गुण नहीं है। ठीक है, सभी देखेंगे यहाँ पे क्या है, अधात्विक ही पदार्थ हैं, अर्थात यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा, एक से अधिक। ठीक है, चूना पत्थर, जिप्सम, अभ्रक ये सभी अधात्विक पदार्थ हैं। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है। पहला है, सतह के निकट स्थित खनिजों को जिस प्रक्रिया के द्वारा आसानी से खोद कर निकाला जाता है उसे का खनन कहते हैं। बी कथन है कि गहन वेधन अधिक गहराई में स्थित खनिज निक्षेपों तक पहुंचने के लिए बनाए जाते हैं जिन्हें खदान कहा जाता है। सी कथन है, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस को बाहर निकालने के लिए गहन कूपों की खुदाई कूप की खनन कहा जाता है। एक से अधिक कथन यहाँ पर गलत है, इनमें से कोई नहीं। तो बात करें यहाँ पे पहला कथन के बारे में दे रखा है, एक सतह के निकट स्थित खनिजों को जिस प्रक्रिया के द्वारा आसानी से खोद कर निकाला जाता है उसे आखनन कहा जाता है। बिल्कुल कथन सही है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बी कथन है, गहन वेधन अधिक गहराई में स्थित खनिज निक्षेपों तक पहुंचने के लिए बनाए जाते हैं जिसे खदान कहा जाता है। ये कथन गलत है। ध्यान रखना है, गहन वेधन अधिक गहराई में स्थित खनिज निक्षेपों तक पहुंचने के लिए बनाए जाते हैं जिसे कुपकी खनन कहते हैं। ठीक है, जिसे क्या कहा जाता है, कुपकी खनन। ठीक है, सी कथन के बारे में बात करें तो दे रखा है, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस को बाहर निकालने के लिए गहन कूपों की खुदाई कुपकी खनन कहा जाता है। ये भी कथन गलत है। ठीक है, ध्यान रखना है, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस को बाहर निकालने के लिए जिस विधि का प्रयोग किया जाता है उसे प्रवेधन कहते हैं। ठीक है, तो पूछ रहे हैं यहाँ पे कौन सा कथन गलत है, तो बी और सी कथन गलत है। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी ऑप्शन, एक से अधिक कथन यहाँ पे गलत है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे खनिजों का निष्कर्षण। खनिजों का निष्कर्षण आप देखेंगे कि 3 तरीके से मैनुअली किया जाता है, एक खनन के माध्यम से, प्रवेधन और एक आखनन। ठीक है, खनन को फिर 2 भागों में बांटा गया है, विवृत खनन और एक है कुपकी खनन। यही समझने का प्रयास करते हैं आखिर ये सभी क्या है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। सबसे पहले बात करें खनन के बारे में, तो ध्यान देना है यहाँ पे कि पृथ्वी की सतह के अंदर दबी शैलों से खनिजों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, खनन कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है, पृथ्वी की सतह के अंदर दबी शैलों से खनिजों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को खनन कहते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा, खनिज जो कम गहराई में स्थित हैं वे पृष्ठीय स्तर को हटा करके निकाले जाते हैं, इसे विवृत खनन कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है कि खनिज जो कम गहराई में स्थित होते हैं ना, वे पृष्ठीय स्तर को क्या कर रहे हैं, हम लोग हटा देते हैं और फिर वहाँ से खनिज निकालते हैं, उसे विवृत खनन कहते हैं। ठीक है, इस बार ध्यान रखिएगा कि गहन वेधन जिन्हें कुपक कहते हैं, अधिक गहराई में स्थित खनिज निक्षेपों तक पहुंचने के लिए बनाए जाते हैं, इसे कुपकी खनन कहते हैं। ठीक है, ध्यान रहेगा, गहन वेधन जिन्हें कुपक कहते हैं, अधिक गहराई में स्थित खनिज निक्षेपों तक पहुंचने के लिए बनाए जाते हैं, इन्हें ही कुपकी खनन कहते हैं। ठीक है, इस बार ध्यान रखना है कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस धरातल के बहुत नीचे पाए जाते हैं, उन्हें बाहर निकालने के लिए गहन कूपों की खुदाई की जाती है, उसे ही प्रवेधन कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा ध्यान रखना है कि सतह के निकट स्थित खनिजों को जिस प्रक्रिया के द्वारा आसानी से खोद कर निकाला जाता है उसे आखनन कहते हैं।
ठीक है। बाकी सारा पॉइंट यहाँ पे नोट करके लिखा गया है, आप यहाँ से पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट में ध्यान रखना है खनिजों का निष्कर्षण क्या होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दे रखा है, उत्तरी स्वीडन में लॉयस्क ओंटोरियो जो कि कनाडा में है कॉपर और निकेल के निक्षेप, दक्षिण अफ्रीका में लौह निकेल क्रोमाइट और प्लेटिनम उपर्युक्त खनिज खाली स्थान में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? आग्नेय शैल में, अवसादी चट्टान में, कायंद्रित शैल में, या फिर इससे अधिक होगा, या में से कोई नहीं। बताना है कि दिए गए ऑप्शंस कहाँ पाए जाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जब हम ऑनलाइनर वहाँ देख रहे थे तो वहाँ पे हमने बताया था कि जितने भी धात्विक खनिज होते हैं, है ना, वो सभी आग्नेय शैल और कायंद्रित शैल में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे सारा चीज़ देख रहे होंगे, निकेल क्रोमाइट प्लेटिनम, है ना, निकेल है, यहाँ पे कॉपर है, लॉयस्क है, तो ये सभी कहाँ देखने को मिलेंगे? अवसादी शैल और कायंद्रित शैल में देखने को मिलेंगे। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त में से एक से अधिक। ठीक है, ध्यान रखना है, चाहे लॉयस्क हो, कहीं भी, जरूरी नहीं कि उत्तरी स्वीडन में ही, किसी भी देश में अगर इस तरह के अयस्क पाए जाते हैं तो आपको कहाँ देखने को मिलेगा? अवसादी, ये माफ़ कीजिएगा, गलती उन्हें टिक लगा दिया है। ठीक है, आग्नेय शैल और कायंद्रित शैल। ठीक है, आग्नेय शैल और कायंद्रित शैल में ही देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा यहाँ पे? डी ऑप्शन, उपर्युक्त में से एक से अधिक कथन यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, विश्व का महाद्वीप जो विश्व के आधे से अधिक टीन उत्पादन करता है। विश्व का कौन सा महाद्वीप है जो विश्व के आधे से अधिक टीन उत्पादन करता है? उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है एशिया। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही होगा, ध्यान रखिएगा। ध्यान दीजिएगा, चीन और भारत के पास विशाल लौह अयस्क का निक्षेप है। यह महाद्वीप विश्व के आधे से अधिक टीन का उत्पादन करता है। चीन, मलेशिया और इंडोनेशिया विश्व के अग्रणी टीन उत्पादकों में से हैं। चीन सीसा, सुरमा, टंगस्टन के उत्पादन में यहाँ पे देखेंगे सबसे अग्रणी है, सबसे आगे है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। एशिया में मैग्नीज, बॉक्साइट, निकेल, जस्ता, ठीक है, तांबा के भी निक्षेप यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ठीक है, सीसा होना चाहिए था वहाँ पे। चलिए अगला सवाल है, विश्व में कौन सा देश है जिसके पास कोई भी ज्ञात खनिज निक्षेप नहीं है? बताना है कि वर्ल्ड में कौन सा ऐसा देश है जिसके पास कोई भी ज्ञात खनिज निक्षेप नहीं है। तो ध्यान रखना है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड के पास ज्ञात अभी तक कोई भी यहाँ पे खनिज देखने को नहीं मिला है। सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्या आप जानते हैं, ऐसा सवाल लिया गया था, स्विट्जरलैंड में कोई ज्ञात खनिज निक्षेप नहीं है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? पहला है, विश्व की प्राचीनतम शैल पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में है। विश्व का प्राचीनतम शैल पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में है। ऑस्ट्रेलिया हीरे, सोने और प्लेटिनम का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक है। अफ्रीका विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। एक से अधिक सही है, इनमें से कोई नहीं। माफ कीजिएगा, गलत है। सवाल पूछा है कौन सा गलत है ना। तो बात करें यहाँ पे पहला कथन के बारे में, दे रखा है विश्व की प्राचीनतम शैल पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में, यह कथन सही है, ध्यान रखिएगा। बी कथन है कि ऑस्ट्रेलिया हीरे, सोने और प्लेटिनम का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक है, ये कथन गलत है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया नहीं, अफ्रीका में देखेंगे कि ये यहाँ पे बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं, जिसमें ये देखेंगे कि जो अफ्रीका है वो खनिज संसाधनों में धनी है। यहाँ पे हीरा, सोना और प्लेटिनम का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक है ये। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और जायरे विश्व के सोने का सबसे बड़े भाग का उत्पादन करते हैं। ठीक है, तो बी कथन गलत है। सी कथन है कि अफ्रीका विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो ये भी कथन गलत है। ध्यान रखना, ऑस्ट्रेलिया देखेंगे कि विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। पूछा है कौन सा गलत है, तो यहाँ पे बी और सी गलत है, सही आंसर होगा यहाँ पे डी ऑप्शन। ठीक है, बाकी अब देखिएगा यहाँ पे थोड़ा सा, क्या आप जानते हैं हरा हीरा एक दुर्लभतम हीरा है। हरा हीरा एक दुर्लभतम हीरा है। विश्व की प्राचीनतम शैलें पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में हैं। वे 430 करोड़ वर्ष पूर्व बने, पृथ्वी के निर्माण के मात्र 30 करोड़ वर्ष पश्चात। ठीक है, ध्यान रखना है, सबसे पुराना प्राचीनतम शैल पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में ही स्थित है, जो कि 430 करोड़ वर्ष पूर्व बने, पृथ्वी के निर्माण के मात्र 30 करोड़ वर्ष के पश्चात की घटना है, ये याद रखनी है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस खनिज को अंतर्हित धूप कहा जाता है?
सवाल है, निम्नलिखित में से किस खनिज को अंतर्हित धूप कहा जाता है? तो याद रखना है, सही आंसर होगा यहाँ पे कोयला। कोयला को अंतर्हित धूप कहा जाता है। ठीक है, क्यों कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा। कोयले से प्राप्त विद्युत को थर्मल पावर कहा जाता है। आज हम जो कोयला इस्तेमाल कर रहे हैं वह लाखों वर्ष पूर्व विशाल फर्न और दलदल के पृथ्वी की परतों में दबने से बना है, इसलिए कोयले को अंतर्हित धूप कहा जाता है। ठीक है, एनसीईआरटी का लाइन है, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस खनिज को काला सोना कहा जाता है? ग्रेनाइट, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, एक से अधिक होगा, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा यहाँ पे पेट्रोलियम। पेट्रोलियम को काला सोना कहा जाता है। ठीक है, पेट्रोलियम और इससे बने उत्पादों को काला सोना कहा जाता है क्योंकि ये बहुत ही मूल्यवान होते हैं। पेट्रोलियम के मुख्य उत्पादक देश ईरान, इराक, सऊदी अरब और कतर है। अन्य मुख्य उत्पादक संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, वेनेजुएला और अल्जीरिया है। भारत में मुख्य उत्पादक क्षेत्र कहाँ पे? तो असम में डिगबोई, मुंबई में बम्बई हाई और कृष्णा गोदावरी नदियों के डेल्टा में देखने को मिलते हैं, ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, विश्व का पहला जल विद्युत विकसित करने वाला देश कौन था? बताना है, विश्व का पहला जल विद्युत विकसित करने वाला देश कौन था? यूएसए, स्कॉटलैंड, नॉर्वे, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे नॉर्वे। ठीक है, नॉर्वे इसका बिल्कुल सही आंसर है। विश्व का पहला जल विद्युत विकसित करने वाला देश नॉर्वे था। ठीक है, क्या आप जानते हैं, ऐसा सवाल दिया गया था, ध्यान रखिएगा। विश्व का पहला जल विद्युत उत्पादन करने वाला देश नॉर्वे था। ठीक है, और विश्व का प्रथम सौर पवन चालित बस स्कॉटलैंड में, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से सुमेलित है? बताना है, निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से सुमेलित है? कल्पक्कम तमिलनाडु, तारापुर महाराष्ट्र, नरोरा कर्नाटक, एक से अधिक, या फिर में से कोई नहीं। तब देखेंगे कल्पक्कम तमिलनाडु में ही है, तारापुर आप देखें महाराष्ट्र में ही है, नरोरा आप देखेंगे कि यहाँ पे उत्तर प्रदेश में। तो ये कथन यहाँ पे गलत मैच है। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी ऑप्शन, उपयुक्त में से एक से अधिक यहाँ पे सुमेलित है। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा, कल्पक्कम ये आपका तमिलनाडु में है, तारापुर महाराष्ट्र में है, नरोरा उत्तर प्रदेश में है, जबकि कैगा कर्नाटक में है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? ठीक है, पहला है, ज्वार से उत्पन्न ऊर्जा को ज्वारीय ऊर्जा कहा जाता है। रूस में पहला ज्वारीय ऊर्जा स्टेशन बनाया गया था। ज्वारीय ऊर्जा का विदोहन नदियों के संकरे मुहानों में बांधों के निर्माण से किया जा सकता है। एक से अधिक कथन सही है, इनमें से कोई नहीं। तो बात करें यहाँ पे पहला कथन के बारे में, दे रखा है कि ज्वार से उत्पन्न ऊर्जा को ज्वारीय ऊर्जा कहा जाता है, बिल्कुल सही है। सेकेंड कथन है कि रूस में पहला ज्वारीय ऊर्जा स्टेशन बनाया गया था, ये कथन गलत है, ध्यान रखिएगा। रूस में नहीं, फ्रांस में पहला ज्वारीय ऊर्जा स्टेशन बनाया गया था। ठीक है, सी कथन है कि ज्वारीय ऊर्जा का विदोहन नदियों के संकरे मुहानों में बांधों के निर्माण से किया जा सकता है। तो ये कथन यहाँ पे देखिएगा गलत है, नदी नहीं समुद्र होना चाहिए था। ठीक है, ज्वारीय ऊर्जा का विदोहन नदियों नहीं समुद्र के संकरे मुहानों में बांधों के निर्माण से किया जा सकता है। ठीक है, तो ये भी कथन गलत है, यहाँ पे समुद्र होना चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है कौन सा गलत कथन है, तो सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, बी और सी यहाँ पे गलत है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पहला ज्वारीय ऊर्जा स्टेशन फ्रांस में बनाया गया था। ज्वार से उत्पन्न ऊर्जा को ज्वारीय ऊर्जा कहा जाता है। ज्वारीय ऊर्जा का विदोहन समुद्र के संकरे मुहानों में बांधों के निर्माण से किया जा सकता है। उच्च ज्वार के समय ज्वारों की ऊर्जा का उपयोग बांध में स्थापित टरबाइन को घुमाने के लिए किया जाता है। रूस, फ्रांस और भारत में कच्छ की खाड़ी में विशाल ज्वारीय ऊर्जा क्षेत्र हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, पृथ्वी के अंदर दबी शैलों से खनिजों को बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? ध्यान रखना है, सही आंसर होगा खनन। ठीक है, पृथ्वी के अंदर दबी शैलों को खनिजों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को खनन कहते हैं। ठीक है, अगला सवाल है, अधिक गहराई में स्थित खनिज निक्षेपों को जिस गहन वेधन प्रक्रिया अपनाई जाती है उसे क्या कहते हैं? या फिर जिन खनिजों को निकालने के लिए गहन कूपों की खुदाई की जाती है वह है, क्या है? प्रवेधन है, कुपी खनन है, विवरित खनन है, या फिर अधिक होगा, इनमें से कोई नहीं। पहले डिस्कस कर चुके हैं सवाल का। ठीक है, इसे कहा जाता है कुपकी खनन। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा यहाँ पे। चलिए अगला सवाल है, विश्व में लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? बताना है कि विश्व में लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो ध्यान रखना है, ब्राज़ील विश्व में उच्च कोटि के लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है। ठीक है, यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही होगा, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है,
विश्व का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक देश कौन सा है? बताना है विश्व का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक देश कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा अभ्रक उत्पादक देश कौन सा है? भारत, मलेशिया, जापान। सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा अभ्रक उत्पादक देश कौन सा है? तो ध्यान रखना है, सही आंसर हो जाएगा भारत। ठीक है, भारत देखेंगे विश्व का सबसे बड़ा अभ्रक उत्पादक देश है। अगला सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा भूतापीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका, हिमाचल प्रदेश, रूस। सही आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, ये ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। ठीक है, अगला सवाल है, कोयला किस चट्टान से प्राप्त होता है? कोयला किस चट्टान से प्राप्त होता है? सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे अवसादी चट्टान। ठीक है, अगला सवाल है, भारत में तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ध्यान रखना है, भारत में तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र है, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है, भारत में कोयला उत्पादन, माफ कीजिएगा, भारत में कोयला उत्खनन सर्वप्रथम कहाँ किया गया था? झरिया, रानीगंज, कर्णपुरा। सही आंसर हो जाएगा रानीगंज। ठीक है, बी ऑप्शन सही है। अगला सवाल है, विश्व में सबसे अधिक कोयला का उत्पादन किस देश के द्वारा किया जाता है? सवाल है, विश्व में सबसे अधिक कोयला का उत्पादन किस देश के द्वारा किया जाता है? सही आंसर हो जाएगा चीन। चीन के द्वारा देखेंगे कि सबसे अधिक कोयला का उत्पादन किया जाता है। अगला सवाल है कि गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत कौन सा है? ठीक है, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ध्यान रखिए, गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और ज्वारीय ऊर्जा। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे इसे आप PDF फाइल में देख लीजिएगा। ठीक है, ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों में से आपका पवन ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है, ज्वारीय ऊर्जा है, ठीक है, परमाणु ऊर्जा भी है, बायोगैस है और भूतापीय ऊर्जा, ये सभी ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत हैं। ठीक है, इसके लाभ और हानि भी यहाँ दिए गए हैं, आप चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, या फिर PDF फाइल में आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, डोंट वरी। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, कोयला या फिर से अधिक इनमें से कोई नहीं। ध्यान रखिएगा, दिएगा ऑप्शन में सी सही होगा, कोयला। कोयला एक यहाँ पे देखेंगे कि परंपरागत स्रोत के उदाहरण है। ठीक है, बाकी आप यहाँ देख सकते हैं ऊर्जा के परंपरागत स्रोत में खनिज तेल, ठीक है, प्राकृतिक गैस है, ईंधन है, कोयला है, जल विद्युत है। ठीक है, ये सभी को ऊर्जा के परंपरागत स्रोत में रखा जाता है। ठीक है, तो एक बार जरूर देख लीजिएगा, इसको PDF फाइल में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, धातु के मिश्रण या अशुद्ध रूप को क्या कहते हैं? खनिज, अयस्क, मिश्रण, एक से अधिक होगा, इनमें से कोई नहीं। धातु के मिश्रण या अशुद्ध रूप को क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाता है खनिज। ठीक है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, धातु के मिश्रण या अशुद्ध रूप को खनिज कहा जाता है। ठीक है, अगला सवाल है, अधात्विक खनिज कहाँ पाए जाते हैं? तो ध्यान रखना है, अधात्विक खनिज अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। ठीक है, जबकि धात्विक खनिज यहाँ पे कायांतरित या फिर आग्नेय शैलों में देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा देश प्राकृतिक गैस के प्रमुख उत्पादक हैं? बताना है निम्नलिखित में से कौन सा देश प्राकृतिक गैस का होना चाहिए था। ठीक है, प्राकृतिक गैस के प्रमुख उत्पादक कौन है? रूस, UK या फिर नॉर्वे। तो अब देखेंगे रूस, UK और नॉर्वे, यहाँ तीनों देखेंगे, यहाँ पे ये सभी प्राकृतिक गैस के प्रमुख उत्पादक देश हैं। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी ऑप्शन। ठीक है, एक से अधिक यहाँ सही है। ध्यान रखना है, रूस, नॉर्वे, UK और नीदरलैंड प्राकृतिक गैस के प्रमुख उत्पादक हैं। भारत में जैसलमेर, कृष्णा गोदावरी डेल्टा, तिरुपुरा और मुंबई के कुछ अपतटीय क्षेत्रों में प्राकृतिक गैस संसाधन हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा देश परमाणु ऊर्जा के सबसे बड़े उत्पादक हैं? रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे कि परमाणु ऊर्जा के ये सबसे बड़े उत्पादक हैं। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा, विश्व का सबसे बड़ा भूतापीय ऊर्जा का संयंत्र भी संयुक्त राज्य अमेरिका में ही है। ठीक है, भूतापीय ऊर्जा का। चलिए अगला सवाल है, भारत में भूतापीय ऊर्जा का संयंत्र स्थित है, कहाँ पे स्थित है ये बताना है। हिमाचल प्रदेश में मणिकरण,
लद्दाख में पुगा घाटी या झारखंड में नुआ मुंडी। तो ध्यान रखिएगा, भूतापीय ऊर्जा भारत में देखेंगे तो हिमाचल प्रदेश में मणिकरण और लद्दाख में पुगा घाटी में स्थित है, अर्थात यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। झारखंड में नुआ मुंडी में नहीं है, ठीक है, यहाँ पे लोएस केंद्र देखने को मिलता है। तो ध्यान रखिएगा, भारत में भूतापीय ऊर्जा के संयंत्र हिमाचल प्रदेश में मणिकरण और लद्दाख में पुगा घाटी में स्थित है, ठीक है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, विश्व का प्रथम सौर और पवन चालित बस अड्डा कहाँ स्थित है? रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, नीदरलैंड, एक से अधिक में से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ई ऑप्शन, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। विश्व का प्रथम सौर और पवन चालित बस अड्डा स्कॉटलैंड में है, ठीक है, ध्यान रखिएगा स्कॉटलैंड में है ये। क्या आप जानते हैं इसे सवाल लिया गया था? अगला सवाल है, सलाल जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? बताना है सलाल जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है। तो ध्यान रखना ये है आपका जम्मू कश्मीर में, बी ऑप्शन सही है, ठीक है। ये है आपका सलाल जल परियोजना, ठीक है, सलाल जल विद्युत परियोजना जम्मू कश्मीर ये स्थित है। अगला सवाल है, विश्व का प्रथम ज्वारीय ऊर्जा स्टेशन कहाँ बनाया गया था? फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका, नीदरलैंड, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा फ्रांस, ठीक है। विश्व का प्रथम ज्वारीय ऊर्जा स्टेशन फ्रांस में बनाया गया था। क्या आप जानते हैं इसे सवाल लिया गया था? बाकी ध्यान रखिएगा यहाँ पे, क्या आप जानते में दिया गया है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस जिसे सीएनजी कहते हैं, कंप्रेस नेचुरल गैस, एक प्रचलित पर्यावरण हितैषी ऑटोमोबाइल ईंधन है क्योंकि यह पेट्रोलियम और डीजल की तुलना में कम प्रदूषण करती हैं, ठीक है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। तो ये था मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे 36 MCQ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं हम लोग फिर इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।